हाय हेलो, कैसे हो बच्चों। स्वागत है आप सभी का साइंस एग्जाम हब के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम धमाकेदार सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार के जो रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल रिएक्शन है, उनके बारे में आज अपन डिटेल से जानेंगे। इस सेशन में अपन आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको जो रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन जिनमें आप लोगों को दिक्कत हो रही है, रिएक्शन नहीं बना रही है, आप चुटकियों में रिएक्शन बना पाओगे बेटा। तो आज के इस धमाकेदार सेशन के लिए आप सभी रेडी हो जाओ और स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अम्ल क्षार और लवण, जिसमें अपन ने अम्ल क्षार की बेसिक डिटेल्स इससे पहले वाले वीडियो में देख ली थी। आज हम देखेंगे अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है, अम्ल क्षार किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, किस किस से अभिक्रिया करते हैं और कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान रखना बेटा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में आपको, इस वीडियो को पढ़ने के बाद में आपको दोबारा किसी भी तरीके से कहीं से भी कंटेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हूं। तो बिल्कुल बने रहें और ध्यान से तरीके से पढ़ाई करें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अम्ल और जो क्षार है उनके रासायनिक गुणधर्म। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है, क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या है, यानी जो एसिड है वो किस प्रकार से रिएक्शन दर्शाता है और जो बेस है वो किस प्रकार से रिएक्शन दर्शाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा धातु से क्रिया की। जो अम्ल है वो धातु से किस प्रकार से रिएक्शन करता है। सबसे पहला जो इसका गुण है, अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल की धातु से क्रिया, तो देखो सीधा सीधा सा ध्यान रखना कि जो आपका अम्ल होता है, इतना सा याद रख लो, अम्ल धातु से क्रिया करके, अम्ल धातु से क्रिया करके बेटा लवण व हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। बस इतना सा ध्यान रख लो, इसके बाद में आपको सारी रिएक्शन ऐसे ही याद हो जाएगी। यहाँ अम्ल के रूप में आप कोई सा भी अम्ल ले लो, जैसे आपने कहा कि सर हम HCl ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं, या H2SO4 ले लो। नॉर्मली आप ये दो अम्ल ध्यान रख लो, ठीक है। किससे क्रिया करवानी है, धातु से। कोई सी भी धातु ले लो, Na ले लो, Zn ले लो, अगर आप चाहो Mg ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो या पोटेशियम ले सकते हो, कोई सी भी धातु ले लो। मैं फिर कह रहा हूं रिएक्शन रटनी नहीं है, आप यहां देखो, आपको रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी, बनानी आ जाएगी आप, ठीक है। तो देखो कैसे बनाओगे। बात करते हैं HCl की। आपको बताया गया था कि जो HCl है वो कैसे टूटता है। HCl का जो वियोजन होगा बेटा वो होगा H+ और Cl- के रूप में। कैसे हो रहा है, H+ और Cl- के रूप में इसका विघटन हो रहा है। तो यहां से H+, यहां से Cl-, Na+ वाला होता है, धातु होती है, तो ये किससे क्रिया करेगा, माइनस वाले से। तो यहां बन जाएगा आपका NaCl। Na की संयोजकता प्लस की एक होती है, Cl की -1 होती है, एक दूसरे के पैरों में लगाने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र बन गया आपका NaCl। साथ में कौन सी गैस निकालनी है, H2। देखो देखे संतुलित है क्या, यहाँ हाइड्रोजन एक बार है, यहाँ हाइड्रोजन दो बार है, संतुलित नहीं है बेटा। फटाफट से संतुलित करते हैं, देखो आ जाओ। हाइड्रोजन वहां दो बार है, तो पूरे सूत्र के आगे क्या लगाना है, 2। हाइड्रोजन कितनी बार हो गई, 2। देखो यहाँ 2 लगाने से आपको क्लोरीन कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। तो यहाँ क्लोरीन एक बार है, तो इसके भी आगे 2 लगा दो बेटा, क्लोरीन कितनी बार हो गया, 2 बार। अब यहाँ 2 लगाने से Na की संख्या भी चेंज हो गई, तो यहां से Na की संख्या भी चेंज कर दो, 2Na। क्लियर है, हो गई संतुलित। आगे देखिए H2SO4, H+ और SO4 -2 में टूटेगा। कैसे टूटेगा H2SO4 बेटा, देखो H2SO4 यहां से बनेगा H+ आयन और SO4 -2 आयन बनेंगे। तो SO4 क्रिया करेगा बेटा Zn से। Zn की संयोजकता याद है, प्लस में 2, तो यहां Zn की संयोजकता प्लस में 2 है और SO4 की माइनस में 2 है। तो बेटा जैसे दोनों क्रिया करेंगे क्या बनेगा, ZnSO4, ZnSO4, और कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। संतुलित है क्या, देख लो, हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, SO4 एक बार है, SO4 एक बार है, Zn एक बार है, Zn एक बार है। अपने आप में ही संतुलित समीकरण है। आई थिंक शायद आपको बहुत परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा, फिर वो कह रहा हूं बेटा रटना नहीं है। अच्छा, जो ये रिएक्शन है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ये कह सकते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अभिक्रिया। 2025 बोर्ड परीक्षा में इसके 100% है चांसेस आने के। इसकी एक रिएक्शन भी है, ये एक पिछले एग्जाम 2018, 19, 20 लगातार बेटा पूछा गया है, इसलिए इस अभिक्रिया को नजरअंदाज नहीं करे, दिमाग में बैठा लें कि जो आपका एसिड है वो मेटल से किस प्रकार से क्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अम्ल धातु से क्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस देता है,
हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अभिक्रिया के लिए नामांकित चित्र बनाओ, तो बेटा नामांकित चित्र भी आप बना सकते हो। देखो ये जो आपके सामने डायग्राम है वो हाइड्रोजन की अम्ल की अभिक्रिया का धातु के साथ नामांकित चित्र। इसमें लिखा हुआ है कि जो दानेदार जिंक के टुकड़े हैं अगर उसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाए तो क्या होगा, अभिक्रिया के लिए समीकरण। तो ये दानेदार जिंक आपका Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है बेटा, H2SO4, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस बेटा H2 बनेगा, क्या बनेगा H2 बनेगा। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया में अपने यहाँ एक स्टैंड लगा के परखनली लगाई, परखनली में अपने क्या लिया, ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये वाला कंप्लीट, ये तो है बेटा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये जो इसमें आपको ये टुकड़े दिख रहे हैं इस प्रकार से, ये हो जाएगा बेटा आपका जिंक, दानेदार जिंक के टुकड़े। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ इस पाइप से होती हुई इस प्रकार से जो आपका साबुन का विलयन है उस साबुन के विलयन में यहाँ आकर मुक्त होगी तो बुलबुलों के रूप में ऊपर निकलेगी। अब अगर अपन को जांच करनी है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है तो एक जलती हुई मोमबत्ती ले आओ बेटा। जलती हुई मोमबत्ती को जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाओगे तो ये फटफट की ध्वनि या पॉप ध्वनि के साथ, पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, फटफट कर दो या इंग्लिश में अपन बात करें तो पॉप साउंड के साथ ये जलती हुई नजर आती है, एकदम फटाकों के समान। जैसे फटाके फूटते हैं ना दीपावली पर, वैसे फटाकों के समान फटफट की आवाज आपको सुनाई देगी। बड़ा सिंपल सा चित्र है, डायग्राम बड़ा इजी है और इस साल के लिए मैं फिर कह रहा हूं बेटा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मान लेना ये बोर्ड के एग्जाम में छप चुका है, ठीक है, ये छप गया है, ये मान के चलना आप। तो इसको तो बिल्कुल सीरियस होके ढंग से तरीके से दिमाग में बैठा लें कि अम्ल धातु से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक अभिक्रिया, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। एक बार इसकी अपन थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी वही है जो अपन ने अभी पढ़ी है। देखो एक बार और इसका रिवीजन की दृष्टि से अपन देख लेते हैं कि जो अम्ल है धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। वही है सल्फ्यूरिक अम्ल, Zn क्रिया करते हैं ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। यहाँ चाहे HCl की आप Na के साथ क्रिया करवा दो NaCl और हाइड्रोजन गैस, चाहे आप Mg से करवा दो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, किसी के भी साथ करवा दो बेटा, लवण और हाइड्रोजन गैस निकालनी है आपको। एक भी अभिक्रिया रटनी नहीं है, आपको पता है अम्ल H+ आयन देंगे, बाद में जो ऋणायन बच जाएंगे उसका और जो धातु धनायन है दोनों को आपस में जोड़ के आपको अणुसूत्र बनाना है। अणुसूत्र बनाना अगर आपको नहीं आता है तो बेटा फर्स्ट वीडियो में चले जाएं, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उसमें आपको अणुसूत्र बनाना सिखाया गया है और समीकरणों को संतुलित करना डिटेल से सिखाया गया है। आप वहां से इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरे नियम की बेटा। दूसरा नियम क्या कहता है, अच्छा एक क्वेश्चन और है इसमें। अपने ये कहा कि जब अम्ल है धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी रासायनिक गुणधर्म का उपयोग अपन करते हैं कि धातु के पात्रों में हम दही और खट्टे पदार्थ नहीं रख सकते। अगर घर पे आपकी मम्मी आपकी बहन अगर कोई भी खट्टे पदार्थ है, अचार है, दही है, दूध है, अगर धातु के पात्रों में रख रहे हैं तो बेटा हाथ से ही रखना बंद कर देना, ये बहुत नुकसानदायक है। क्यों नहीं रखते, क्योंकि आपके जो दही और खट्टे पदार्थ है ना वो बेटा अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। आपने पढ़ा था कि अम्ल खट्टा होता है, तो ये सारे बेटा अम्लीय प्रवृत्ति के हैं। और जो आपके धातु के पात्र हैं वो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, लवण बनाते हैं। और इन लवण की जो लवण है उनकी प्रकृति कैसी होती है, विषैली होती है। जब ये लवण खाद्य पदार्थ में मिक्स हो जाएगा ना तो आपका भोजन विषाक्त हो जाएगा, और जब आप उससे भोजन को करोगे तो आपके भी फूड पॉइजनिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही ये क्या करते हैं, ये धातु का संक्षारण भी करते हैं बेटा, उस धातु को धीरे धीरे नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए कभी भी धातु के पात्रों में, पीतल या तांबे के पात्र या धातु के पात्रों में दही या खट्टे पदार्थ, आपके अचार वगैरह नहीं रखने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। पहले नियम से अपना पहला एक उपयोग भी आ गया है। अब अपन बात करते हैं बेटा दूसरे पे, जल्दी से दूसरे पे चलते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम ये कहता है बेटा जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। अब की बार किससे कर रहा है, धातु ऑक्साइड। ध्यान रखना पहले अम्ल केवल धातु से कर रहा था, अब धातु के साथ कौन जुड़ गया बेटा, ऑक्साइड जुड़ गया। तो यहां हम बात करेंगे धातु ऑक्साइड की। देखो कैसे, मैं बात करता हूं जो अम्ल है
उसकी क्रिया धातु के साथ ऑक्साइड जोड़ दो। तो क्या बना रहे थे पहले, लवण बना रहे थे, तो लवण बना दो। साथ में क्या निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। जब धातु अकेली नहीं आ सकती तो बेचारी हाइड्रोजन गैस को क्यों अकेली छोड़े, इसके साथ ऑक्साइड जोड़ा है, इसके साथ भी ऑक्साइड जोड़ दो। क्या बन जाएगा बेटा, जल बन जाएगा H2O। H2 से क्या हो गया, H2O। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है बेटा, लवण और जल का निर्माण करता है। मेरे हिसाब से शायद दिमाग में आ रही होगी बेटा। मैं फिर कह रहा हूं इतनी आसान आसान ट्रिक है पूरे वीडियो में, अगर आप देखोगे ना अंत तक आपको मजा आने वाला है आज के सेशन में। पूरा मजे और जोश के साथ इस सेशन का आनंद उठाए और सीख ले। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर कहता हूं बेटा 7 नंबर का चैप्टर है ये। और 7 जो नंबर है ना आपके यहाँ लिखे हुए कंप्लीट आपकी मुट्ठी में है। अगर आप ये मुट्ठी बंद रखोगे ना पूरे 7 नंबर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा यहाँ मैं अम्ल की बात कर रहा हूँ HCl, यहाँ मैं बात कर सकता हूँ H2SO4। वही कहे ना जो आपके मन को भाए वो अम्ल ले लो आप। ठीक है, कौन सी धातु जो आपको अच्छी लगे, आपको सर Na ले ले, Na ले ले, Zn लेना चाहो Zn ले लो, Mg लेना चाहो Mg ले लो, पोटेशियम को लेना चाहे पोटेशियम ले लो, कोई सी भी धातु ले लो, एल्यूमिनियम ले सकते हो आप। किसी भी धातु के साथ क्या होना चाहिए बेटा, ऑक्साइड। धातु के साथ नहीं करवानी है, धातु के साथ तो पहले करवा चुके, अभी किसके साथ करवानी है, धातु ऑक्साइड। Na के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो बेटा, धातु ऑक्साइड बन गया। इसकी संयोजकता प्लस में 1 होती है, इसकी माइनस में 2 होती है, इसकी इसके पैरों में लाके पटक दो, सूत्र क्या बन गया Na2O। Zn के साथ O जोड़ दो, इसकी प्लस में 2 इसकी माइनस में 2 होती है, दोनों की संयोजकता इक्वल है, बैलेंस है, तो अपन एक दूसरे के पैरों में नहीं लिखते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं लवण की। ये टूटेगा S प्लस Cl माइनस में, ये टूटेगा Na प्लस और O माइनस में। Na से Cl जुड़ेगा तो बेटा क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। और क्या निकालना है, बिना सोचे समझे H2O निकाल दो, यही बनना है। संतुलित है क्या, H एक बार है H 2 बार है, नहीं है, सीधा सीधा 2 लगा दो। यहाँ 2 लगाने से Cl 2 बार हो गया, यहाँ 2 लगा दो साहब, यहाँ पे भी Cl 2 बार हो गया, यहाँ Na 2 बार है, Na 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है। समीकरण भी आपकी संतुलित हो गई। बड़ा आसान है, मैं कह रहा हूं आप हवा में उड़ाओगे इनको किस्नों को, ऐसे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको देख के एग्जाम में कि आज तो हलवा मिल गया अपन को, खा जाओ। देखो H2SO4 बेटा आपके जिंक ऑक्साइड से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, जिंक ऑक्साइड से क्रिया करेगा। क्या बनाएगा बेटा, यहाँ से H प्लस आएगा, यहाँ से SO4, यहाँ से Zn प्लस O माइनस, तो Zn और SO4 आपस में क्रिया करके बना लेगा ZnSO4 प्लस H2O। संतुलित है क्या, H 2 बार है, 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, 1 बार है, Zn 1 बार है, एकदम संतुलित समीकरण है। हवा में उड़ा दो इनको बेटा। समझ में आ रही होगी शायद आपको, मैंने पहले कहा था अगर आपने अणुसूत्र बनाने सीख लिए, समीकरणों को संतुलित करना सीख लिया ना, तो बाकी के जो सारे ये रिएक्शन है ना आपके बाएं हाथ का खेल है बेटा, है ना, तो आप आराम से इनको कर सकते हो। क्लियर है, अगर Mg में करोगे तो MgSO4 या MgCl2, पोटेशियम के साथ करोगे तो KCl या K2SO4, आराम से बना सकते हो, जल बाहर निकल। ठीक है, एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं बेटा, वही सेम है जो अभी अपन ने पढ़ी है। ठीक है, इसी को अपन ने थ्योरी के रूप में नोट्स के रूप में लिखा है ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते रहे। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल देते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। देखो HCl प्लस ZnO, HCl प्लस ZnO, तो यहाँ से H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, बन जाएगा ZnCl2। इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो ZnCl2 और H2O। संतुलित कर लो, अगर नहीं है तो H 2 बार है, 2 बार है, Cl 2 बार है, संतुलित है। ठीक है, यहाँ से MgO को देख लो, H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, MgSO4 और H2O का निर्माण कर लेगा। तो ध्यान रखना बेटा, मैं फिर कह रहा हूं आपको बुक की कोई भी समीकरण रटने की आवश्यकता नहीं है, वह आप उन्हें देखो, समझो, दिमाग में बैठा लो। तो ये 2 गुण हो गए आपके बेटा धातुओं के, अम्ल के। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं अपन, तीसरे की बात करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट होता है आपका CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ज्यादा हाइड्रोजन लग जाएगा, ये बाई कार्बोनेट
ये कार्बोनेट। कौन क्रिया करेगा बेटा? अम्ल। तो हम लिखेंगे जो अम्ल की क्रिया है वो धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे होती है। देखो अपन बात करें सबसे पहले धातु कार्बोनेट के साथ, ठीक है। क्या बनाना है? लवण बनेगा, जल बनेगा। ये दो प्रोसेस पहले से ही चली आ रही थी। अपन लवण बना रहे थे और जल बना रहे थे। देखो बेटा इसने किसका सहयोग ले लिया? यहाँ कार्बोनेट जुड़ रही है। दिमाग में बैठा लो ये फ्रेम। यहाँ क्या जुड़ गया? एक्स्ट्रा कार्बोनेट जुड़ गया। तो लवण और जल के साथ आप भी है ना कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दो। इसने कार्बोनेट का सहारा लिया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित कर दो। यही चीज किसके साथ हो जाएगी बेटा? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो जाएगी। सेम चीज बनेगी, ठीक है। उदाहरण देख लो कोई सा भी। आपको HCl ले लें, आपको H2SO4 ले लें, ठीक है। आपको Na ले लेते हैं, आपको तो Ca ले लेते हैं। कोई सा भी जो आपका मन करे वो ले लो। क्लियर है? होना कौन चाहिए? आपके पास कार्बोनेट होना चाहिए। धातु के साथ कार्बोनेट जोड़ दो। Na2CO3, इसकी माइनस में 2 होती है, इसकी प्लस में 1 होती है। ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, क्या बनेगा? Na2CO3। अगर मैं यहां बात करूं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाना क्या है? यहां से Na आएगा, यहां से Cl आएगा, सीधा सीधा बन गया आपका NaCl, H2 ऐसा का ऐसा और CO2 सेम टू सेम उतार दो। क्लियर है? समीकरण अगर संतुलित दिख रही है तो ठीक है, नहीं कर दो। यहाँ H एक बार है, यहाँ H 2 बार है, 2 लगा दो। Cl 2 बार हो गया, यहाँ 2 लगा दो। Na 2 बार है, Na 2 बार है। CO2 में C एक बार है, एक बार है। ऑक्सीजन 3 बार है। ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 और 1 3 बार है। अपने आप में समीकरण संतुलित है। इसमें क्या होगा? सेम टू सेम NaCl H2O प्लस CO2 समीकरण संतुलित है ये, ठीक है। H 2 बार है, H 2 बार है, SO4 एक बार है, SO4 एक, Na2SO4 सॉरी, ठीक है। ये बनेगा आपका Na2SO4। तो SO4 एक बार है, SO4 एक बार है, ठीक है। यहाँ Na2SO4 है तो Na 2 बार लगा, Na के आगे 2 लगा दो, H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा 4 बार, तो ये यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6 बार, हाइड्रोजन हो गया आपके यहाँ 2 तो 4 बार, और कार्बन हो गया 2 बार, तो कार्बन के भी 2 लगा दो, 2 दूनी 4 2 6, संतुलित हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसको संतुलित कर लेना। क्लियर है? बहुत इजी ट्रिक है बेटा। अगर आप दिमाग में बैठाओगे ना तो आसानी से समझ में आएगी। ये मैं कह रहा हूं रटना तो बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि क्या अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? आप इसकी जांच करके बताओ। तो आप ये कर सकते हैं कि जब अब एक चूने के पानी में, चूने का पानी बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति या चूने का पानी दूधिया होना ये बताता है कि निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसके एक नामांकित चित्र की बात करते हैं, तो अपन इसको नामांकित चित्र को भी देख लेते हैं। देखो बेटा, वो ये एक परख नली लेनी है अपन को। ये परख नली है, ये स्टैंड है, इसमें आपने क्या डाला है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपने इसमें जो भरा हुआ है यहाँ पूरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये टुकड़ों में आपने डाल दिया बेटा सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3 आपने इसमें डाल दिया। जैसे इस Na2CO3 डालेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा, और यहां से कौन सी गैस निकलेगी? CO2। बेटा इस CO2 गैस को इस परख नली के माध्यम से अपन दूसरी परख नली में लेके आते हैं। इस परख नली में पहले से ही क्या है? चूने का पानी। इस परख नली में क्या है बेटा? चूने का पानी। जैसे ही चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, उसका कलर दूध के जैसा हो जाएगा, यानी चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। और चूने का पानी दूधिया होना बताता है बेटा कि इसमें निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चित्र को हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ये जो 2 चित्र मैंने बताए, हाइड्रोजन निकलने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाला, तो इनको थोड़ा ढंग से तरीके से आप जरूर देखें। तो ये हो गया आपके अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया का तीसरा गुण। अम्ल धातु से किस प्रकार से क्रिया कर रहा था? लवण जल हाइड्रोजन गैस दे रहा था। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा था। यहाँ धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाया? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं।
जो कुछ अपन ने पढ़ा है वही थ्योरी में लिखना है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो रटना तो यहाँ दूर दूर तक ही नहीं है। ध्यान रखना, जिसने केमिस्ट्री को रटा ना इन समीकरणों को, वो एग्जाम में बैठे बैठे टाइम की घड़ियां गिनेगा, भाई कब टाइम निकलेगा। ध्यान दे इधर। अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। साथ में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि कोई पदार्थ अक्स अम्ल के साथ क्रिया करता है, एक गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है या जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। बुझाने का काम या चूने के पानी को दुधिया करने का काम एक ही गैस का है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहचान भी ध्यान रख लेना आप। उदाहरण देखो, HCl और Na2CO3 बेटा। देखो यहां से बन गया NaCl लवण, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अभी जो अपने पढ़ी हुई है। या HCl की क्रिया अगर आप धातु कार्बोनेट से करवा रहे हो तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां मैं बात करूं HCl की क्रिया NaSCO3 से करवाएंगे तो बेटा बन जाएगा NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? शायद आपके समझ में आया होगा, इजी है, कर सकते हो ना। आपको बस मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अणुसूत्र 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 वो बनाने आने ही चाहिए। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इसी में से प्रश्न। आपके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना, इसकी अगर जांच करने के लिए अपन क्या करें, अगर इसे चूने के पानी से प्रवाहित करें तो चूने का पानी कैसा हो जाता है, दुधिया। करने पर चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दुधिया रंग का। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, बुझा हुआ चूना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही प्रवाहित करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। अब ये कह रहा है अगर ज्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दे तो क्या होगा। जैसे ही ज्यादा मात्रा में थोड़ी सी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाएगा। ये जो अघुलनशील अवक्षेप बनता है, ये अवक्षेप के रूप में बनता है और ये घुलनशील यौगिक बना लेता है। ध्यान रखना, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2023 बोर्ड के आसपास ये क्वेश्चन आया था, है ना। 2023 बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना, विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछा जाए। ये तो हो गई आपके अम्ल की मुख्य रूप से 3 अभिक्रियाएं। अब कोई एक आध अभिक्रिया अपन क्षार की भी देख लेते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछता भी कम है, लेकिन फिर भी क्षार की अभिक्रिया देख लेते हैं। क्षार की धातु से अभिक्रिया, तो जो बेटा आपका जो क्षार है वो भी धातु से क्रिया करता है। क्षार है वो धातु से क्रिया करके वही काम करता है जो आपके अम्ल कर रहा था, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्षार में आप ले लो NaOH, यहां धातु ले लो आप चाहे से Na, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना, Zn ले सकते हो, Na ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी क्षार, कोई सी भी धातु। इसमें या यहाँ Zn ले लो, है ना, NaOH तो पहले से ही है, Zn ले लो। क्षार सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्षार सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता, कुछ एक धातुओं के साथ क्रिया करके, क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, कुछ ही धातु के साथ क्रिया करेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं NaH और Zn, क्या बनाएगा बेटा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। समीकरण संतुलित है तो ठीक है, नहीं है तो आप संतुलित कर लेना बेटा, ठीक है, समीकरणों को संतुलित कर लेना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्षार की धातु के साथ अभिक्रियाएं थोड़ी डिफिकल्ट अभिक्रियाएं होती है, इनको एक बार देख लेना। थ्योरी में वही चीज है जो अभी अपन ने पढ़ा कि क्षार धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, NaOH, Zn, Na2ZnO2 प्लस H2। क्लियर है। इस अभिक्रिया को चाहिए आप यहाँ आके इसको याद कर लेना, कोई दूसरी अभिक्रिया बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं चाहो तो आप एल्यूमिनियम की भी बना सकते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करता है। अब अपन बात करते हैं धार की, क्षार की। क्षार अधातु से, अधातु ऑक्साइड से, ध्यान रखना, क्षार धातु ऑक्साइड से क्रिया नहीं करता है, क्षार धातु ऑक्साइड से क्रिया नहीं करता है। किससे क्रिया करेगा बेटा, अधातु ऑक्साइड से। तो क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके बनाएगा बेटा लवण प्लस जल। जैसे मैं बात करूं NaOH प्लस CO2 तो बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। या अगर अपन बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 तो बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ये ध्यान रखना, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, धातु ऑक्साइड से क्रिया नहीं करता।
ठीक है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। संतुलित नहीं है तो आप संतुलित कर लीजिएगा बेटा और बाकी समीकरण को ठीक कर लेना। क्लियर है? आई थिंक शायद आपके समझ में आया होगा। तो अपन इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं नॉर्मली। देखो, क्षार है धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये तो हो गए दोनों के अलग अलग गुण। ठीक है, 3 अपन ने अम्ल के पढ़े, 2 अपन ने क्षार के पढ़े। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अम्ल और क्षार आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। जो अम्ल और क्षार है वो आपस में बेटा किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो देखो, यहां से मैं अम्ल ले लेता हूं H2SO4 ले लिया या HCl ले लिया, यहां से अपन क्षार ले लेते हैं NaOH, या फिर इधर से ले लेते हैं अपन KOH। जो अपनी इच्छा है वो क्षार ले लो, जो इच्छा हो वो अपनी अम्ल ले लो। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, लवण प्लस जल। यहां से Na, यहां से SO4 बन गया Na2SO4 प्लस H2O, यहां से K, यहां से Cl बेटा बन जाएगा KCl प्लस H2O। आप कोई सी भी अभिक्रिया बना सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं दिमाग में बैठा लेना, अभिक्रियाओं को रटना नहीं है, रटना 1% भी नहीं है। यहां से Na प्लस OH माइनस H प्लस SO4 माइनस 2, तो किस हिसाब से Na2SO4 बना। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो बेटा समीकरण को संतुलित जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप कर सकते हो। H 2 बार है, H2 और 2 4 बार, उधर 4 बार हो गया, इधर SO4 1 बार है, SO4 1 बार है, Na 2 बार है, Na 2 बार है। ठीक है, O 2 बार है, O 2 बार है, संतुलित है। यहां से आप संतुलित कर सकते हो। हाइड्रोजन 2 बार हो गया, Cl 2 बार हो गया, K 2 बार हो गया। ठीक है, H 2 बार, 2 और 2 4 बार, तो ये 4 बार। ठीक है, क्लियर है। Cl 2 बार है, Cl 2 बार है, K 2 बार है, K 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, हाइड्रोजन 4 बार हो गया, संतुलित है। तो ये है अम्ल और क्षार। अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसके साथ साथ एक घटना और होती है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं बेटा, समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे हम एक विशेष नाम से और जानते हैं। उस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षार के आपस की अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं अपन। अम्ल एवं क्षार मिलकर, अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस क्रिया को बेटा क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे HCl NaOH, NaCl और H2O बन जाता है ना, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। NaCl NH4OH, NH4Cl और H2O, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं। क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये हो गई आपकी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि कुल मिला के अपने अम्लों के 4 गुण पढ़े। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करता है, धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, क्षार है धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। और अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन बात करते हैं दोनों में समानता क्या है, अम्ल और क्षार में सिमिलरिटीज क्या है। देखो बेटा, आपने जैसे ही पहले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया होगा, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लेकिन सिमिलरिटी की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं, अम्ल और क्षार दोनों जलीय विलयन में अपने आयन मुक्त करते हैं। अम्ल एवं क्षार दोनों जलीय विलयन में अपने आयन मुक्त करते हैं, और अम्ल और क्षार दोनों के ही जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, या अम्ल और क्षार दोनों जलीय विलयन में आयन देते हैं। यहां से मैं आपको लिए 2 क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप सोचना और जवाब देना। सीधा सा बात है, आपको यह पूछा जा सकता है कि क्या कारण है अम्ल अथवा क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक है। तो देखो, ध्यान रखना, विद्युत के चालन के लिए मुक्त अवस्था में आयन पाए जाने आवश्यक है। आयन कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन या आयन उपस्थित होने चाहिए विलयन में। और आपको पता है, जब अम्ल और क्षार को जल में घोलते हैं तो ये अपने आयन मुक्त करते हैं ना।
तो इन्हीं मुक्त आयनों के कारण अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। अच्छा, जलीय विलयन में ये अपने हाइड्रोजन या OH माइनस आयन देते हैं, इसीलिए ये जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं या क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। आपको ये पूछा जा सकता है कि शुष्क अवस्था में अम्ल अथवा क्षार अपने गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? क्योंकि शुष्क अवस्था में अम्ल और क्षार अपने आयन मुक्त नहीं करते, और आयन मुक्त नहीं करने की कंडीशन में ना तो ये लिटमस पत्र के रंग को बदल पाएंगे, ना ही अपने अम्लीय या क्षारीय गुण प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कल अपने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन, ये वाला देख लेना। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, अभी आपको बताया था। और ये डायग्राम इंपोर्टेंट, डायग्राम सारे इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना डायग्राम को। देखो, अम्ल का जलीय विलयन ही विद्युत का चालन होता है, वाई। ऐसा क्यों? तो क्यों? क्योंकि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही अपने आयन मतलब हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जो विद्युत प्रवाह के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जैसे अपने अगर कहें कि एक चित्र के द्वारा दर्शाओ, तो ये बीकर में अपन ने विलयन ले लिया, ठीक है, और इस विलयन में कुछ अम्ल डाल दिया। ठीक है, अपन ने एक रबर का जो कोर्क लिया, डॉट लिया, उसमें 2 कीले लगा दी, 2 कीले लगाकर इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया, और स्विच, एक बल्ब और स्विच लगा दी। अगर अपन ने स्विच ऑन करने पर बल्ब जलता है, अगर बल्ब जलता है तो विद्युत का सुचालक है, अगर बल्ब नहीं जलता है तो ये विद्युत का कुचालक है। तो अम्ल की या क्षार की चालकता की जांच के लिए एक नामांकित चित्र को बनाइए, तो ये चित्र आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, एक इक्वारेजिया, एक पॉइंट और अपने लिए, इक्वारेजिया किसे कहते हैं? हिंदी में हम किसे कहेंगे बेटा? अम्लराज। तो ध्यान रखना, इतनी कोई अपन को आवश्यकता ही नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचो एक्वारेजिया का संगठन क्या है। एक्वारेजिया में एक तो होता है HCl, एक होता है HNO3। 2 चीज ध्यान रखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। अगर मैं 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को मिश्रित करूं, मिलाऊं, का इनका अपन क्या ले ले? मिश्रण। तो ये मिश्रण बेटा क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। तो मैं कह सकता हूं 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 का जो मिश्रण है एक्वारेजिया कहलाता है, और ये सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने के काम में लिया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा 3 भाग HCl, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है HNO3 और HCl का एक्वारेजिया में कितना अनुपात है। तो ध्यान रखना, अगर HNO3 पहले आया है तो 1:3, और अगर HCl पहले आ रहा है तो 3:1। ये दिमाग में बैठा लेना बेटा, इजी क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, इसलिए इजी क्वेश्चनों को इजी समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एकदम गहराई से सोचते हुए इन क्वेश्चनों को आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन इतनी ही बात करते हैं। आज का इस सेशन को अपन यही समाप्त करेंगे। आज के सेशन में अपन ने क्या बात की है? अम्ल के कितने गुण होते हैं, रासायनिक के क्या गुण होते हैं, रासायनिक गुणों की बात की है। ये किस प्रकार से धातु ऑक्साइड या आपस में अभिक्रिया करते हैं। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप अगर इस वीडियो को आज ही आए हैं, नए आए हैं हमारे चैनल पे, विजिट आज ही किया है, तो बेटा इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक आपका एक लाइक हमें आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स और वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 जो अपना मिशन है 100 आउट ऑफ 100 उसको बेटा क्रैक करना है। उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। बस आपको मेरे साथ के साथ जैसे आपको रणनीति बताई जाए, आप उस रणनीति के अनुसार कार्य करें। आपके घर वालों को आपसे बहुत आशा और उम्मीद है, तो आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो कुछ अच्छी चीजें सीख सके, ताकि जिस केमिस्ट्री को वो आज तक रट रहे थे ना, उसे वो समझना स्टार्ट करे, कंसेप्ट समझना स्टार्ट करे, ताकि उन्हें भी ये केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आने। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले का वीडियो देखने के लिए आपके जो वीडियो के राइट साइड है उस पे इससे पूर्व वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें। और अगर आप प्लेलिस्ट के द्वारा सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इसके नीचे जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करें। न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, आपको वहां कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, न्यू अपडेट्स भी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इससे भी मजेदार सेशन में।
जहां अपन इस चैप्टर की आगे की कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।